कट गया। माननीय उपाध्यक्ष जी, बाकी हो तो लिखे हो दे दीजिएगा। सोनिया जी को आभार दे दीजिए और बैठ जाइए। रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है जगदम्बा जी, रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है। माइक बंद हो आप शुरू करें भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी शुरू जी करें। माननीय उपाध्यक्ष जी, हाँ, मैं वित्त विधेयक के संबंध में यहाँ पर माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं वित्त विधेयक 2010 के संबंध में अपने सुझाव यहाँ पर रखना चाहता हूँ। आपने मुझे अनुमति दी, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष जी, वित्त विधेयक के माध्यम से सरकार करारोपण के संबंध में विभिन्न प्रस्ताव करती है। मैं आप बैठ जाइए। माननीय उपाध्यक्ष जी, वित्त के माध्यम से, वित्त विधेयक के माध्यम से सरकार जो करों के संबंध में प्रावधान करती है, उस पर आज हम सब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा माननीय उपाध्यक्ष जी सरकार से पूछना है या सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप जो ये तमाम करारोपण करते हैं, करों में संशोधन करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी लगातार देश की वित्तीय व्यवस्था घाटे में जा रही, क्योंकि इसका बड़ा कारण जो है, आप करारोपण तो करते हैं, कर लगाते हैं, परंतु वास्तव में जो करों की वसूली की प्रक्रिया है या जो कर मिलना चाहिए वह कर सरकार को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आपकी इसकी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के कारण जो बड़े लोग हैं उनको इसका लाभ मिल रहा है, और इस कारण से देश में जो बड़ा व्यक्ति है वो और बड़ा होता जा रहा, और जो गरीब व्यक्ति है वो और गरीब होता जा रहा, और सरकार सिर्फ एक ही काम कर रही है, कर लगाना, और जिसका भार सीधा देश के आम नागरिक के ऊपर पड़ रहा है। आपने स्वयं ने स्वीकार किया, है कि कृषि की जो हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है वो कम हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस देश के अंदर 70 से 80% लोग कृषि पर आधारित हो, जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हो, उस देश के अंदर आपके फाइनेंस मिनिस्टर ये स्वीकार करते हैं कि एग्रीकल्चर में हमारी ग्रोथ रेट कम हुई है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जिस देश के अंदर एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कम हुई है, उस देश के अंदर कृषि कैसे आगे बढ़ेगी? आपके जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, उस परिषद ने सुझाव दिया था कि इस बार कृषि और बिजली के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। आर्थिक परिषद ने कृषि और बिजली दोनों ही बेहद संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। कृषि में सबसे ज़्यादा शोध व अनुसंधान की जरूरत है। अभी सरकार कृषि के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.7% ही शोध पर खर्च करती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार के, आपकी परिषद वो इस बात को कह रही है कि कृषि और बिजली के क्षेत्र में हमें सर्वाधिक पैसा खर्च करना चाहिए, सर्वाधिक व्यवस्था करना चाहिए, परंतु ये जो करारोपण आपने किया है, वित्त विधेयक के माध्यम से जो कर आप लगा रहे हैं, करों का जो प्रस्ताव आपका है, इसमें कृषि के क्षेत्र पर और बिजली के क्षेत्र पर आप कोई पैसा खर्च करने वाले नहीं हैं, और इसलिए मैं आपके इस वित्त विधेयक का विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, बुंदेलखंड क्षेत्र हमारे देश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में आता है, और इस बात का एहसास सरकार को 62 वर्षों के बाद हुआ, और 62 वर्षों के बाद भी एहसास हुआ। बुंदेलखंड के अंतर्गत 24 जिले आते हैं, और आपने पैकेज की बात की, आपने 1200 करोड़ रुपए के पैकेज का अनाउंस किया बजट में,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 24 जिलों में 1200 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन आप करिए तो एक जिले को बैठता है 50 करोड़ रुपए, और वो भी 3 वर्षों में आप देंगे। यानी एक जिले को मुश्किल से एक वर्ष में 15 से 20 करोड़ रुपए की राशि आप विकास पर देंगे। जिस बुंदेलखंड के अंदर एरीगेशन का परसेंटेज जो है वो मात्र 3% एरीगेशन होता है, 3 से भी कम, और वहां पर आप 20 करोड़ रुपए में उस बुंदेलखंड का विकास करना चाहते हैं, एक साल के अंदर देके 20 करोड़ रुपए देके, और वो भी आप अलग से पैसा नहीं दे रहे। ये इस बजट के माध्यम से आप जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आपने जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम थी, उन एग्जिस्टिंग स्कीम्स का सारा पैसा बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर, चाहे वो नरेगा का हो चाहे PMGSY का हो, ये सारा का सारा पैसा PRGSY का, ये सारा का सारा पैसा आपने पैकेज के नाम पर उसमें एडजस्ट कर दिया। पैकेज के नाम पर आपने एक पैसा भी नया अलग से नहीं दिया। माननीय मंत्री जी, आप कारपोरेट सेक्टर के लिए तो 5 लाख करोड़ की छूट दे रहे, और किसान के लिए हम मांग कर रहे हैं कि अगर किसान को आप आगे लाना चाहते हो, अगर देश में महंगाई पर नियंत्रण आप करना चाहते हो, तो ये तभी संभव होगा जब किसान को आप सुविधाएं प्रदान करेंगे। आज किसान को आप ब्याज की जो दर है किसान की, वो 7% की दर ब्याज की आप बैंक के अंदर है। देश के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार ऐसी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां पर हम किसान को 3% ब्याज की दर पर कर्ज देने का काम कर रहे हैं। ये काम भारत की सरकार नहीं कर सकती क्या? भारत की सरकार किसान को 3% की दर पर, ब्याज की दर पर क्या कर्ज देने का काम नहीं कर सकती? आज किसान लगातार कर्ज में डूबता जा रहा। देश का कोई किसान ऐसा नहीं है जो कर्जे से बाहर हो, हर किसान कर्ज के अंदर डूबा हुआ है। परंतु आप किसान के कर्ज के नाम पर, किसान को सब्सिडी के नाम पर कोई भी मदद देने के लिए आप तैयार नहीं। आपने डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, परिणाम सामने हमारे। आज महंगाई की हालत, महंगाई और बढ़ी, और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा तो किसान के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। डीजल पेट्रोल का किसान को सबसे ज्यादा उपयोग होता है, किसान के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। आपने आज आप स्वीकार कर रहे हैं कि देश में दालों की कमी है और हम दालें आयात कर रहे हैं। तो जब देश में दालों की कमी है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में हम और आगे बढ़ें, दलहन के क्षेत्र में हम और आगे बढ़ें। इसके लिए आपने इस कराधान के माध्यम से कोई व्यवस्था माननीय मंत्री जी नहीं की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके करारोपण की व्यवस्था, आज 3 साल के अंदर, 3 साल से IPL देश में चल रहा था, और IPL के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, अरबों रुपए का घोटाला हुआ। तब आपका विभाग क्या कर रहा था? तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? अगर ये ललित मोदी ने इस विषय को नहीं रखा होता तो सरकार की जानकारी में भी ये विषय नहीं था, और अरबों खरबों रुपए का भ्रष्टाचार हमारे देश के अंदर IPL के माध्यम से हो रहा था। कुल मिला के जो करों की चोरी है, उस करों की चोरी को रोकने में सरकार बुरी तरह से विफल है। जैसा माननीय गीते जी कह रहे थे, आपके इनकम टैक्स के अधिकारियों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, किसी के यहाँ 2.5 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, किसी के यहाँ 1.5 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, लगातार छापे पड़ रहे हैं, और इस करारोपण के माध्यम से पूरे देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसलिए मैं मांग करता हूं कि करारोपण की व्यवस्था इतनी सरल होना चाहिए जिससे कि लोगों को सुविधा भी हो और करों में चोरी ना हो पाए। तो ये सारा जो आज देश की अर्थव्यवस्था का संकट हमारे सामने है, इस संकट से हम निजात पा सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने कहा है कि 2009 में अप्रत्यक्ष करों का संग्रह जो था वो 18.1% था, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 13.2 और सेवा कर में 6.5% की कमी आपने स्वयं स्वीकार की है। ये कमी क्यों हुई है? ये कमी के कारण क्या है? मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपके जवाब में ये बातें हमारे सामने आना चाहिए। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, आपने अचल संपत्ति पर सेवा कर लगा दिया। अब इस पर आपका क्या अधिकार है? किसी की अचल संपत्ति है और वो अचल संपत्ति का अपना उपयोग करना चाहता है, इसमें सरकार का क्या योगदान है? आप उस पर भी सेवा कर लगा रहे हैं। आज कोई किसान है, किसान अपनी जमीन बेचता है, उसकी पैतृक जमीन है, 4 पीढ़ियों से खरीदी, उस 4 पीढ़ियों से उसकी जमीन है, उसको पैतृक रूप से मिली हुई है।
आप उस पर भी इनकम टैक्स लगा रहे। ये किसानों के साथ क्या आप अन्याय नहीं कर रहे? वो अपनी जमीन बेच रहा है, उस जमीन से वो और दूसरा काम करना चाहता है, कोई धंधा करना चाहता है, परंतु उस पर भी आप इनकम टैक्स लगाओगे। इस बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। मैं आपसे माननीय मंत्री जी कहना चाहता हूं कि आज देश में जो वैट की दरें, ये वैट की दरें भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से वैट की दरें हैं, और इस कारण से किसी राज्य में चाहे वो डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, किसी राज्य में उसकी दर अलग है, किसी राज्य के अंदर उसकी दर अलग है, और इस कारण से भी जो हमारा कर ढांचा है वह कर ढांचा इस कारण से भी प्रभावित हो रहा है। और इसलिए मैं इस वित्त विधेयक के माध्यम से आपसे माननीय मंत्री जी कहना चाहूँगा, माननीय उपाध्यक्ष जी आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार को, जो मैंने कहा कि करों के संबंध में कर सरल हो, आपने इनकम टैक्स की सीमा आप जो 8 लाख से ऊपर वाला है उसको आप छूट दे रहे हैं 50,000 की, और जो 1,60,000 वाला है उसको छूट 10,000 की। यानी छोटे व्यक्ति से, जितना छोटे से छोटे व्यक्ति से आप पैसा वसूल सकते हो, वसूलने का काम करो। और जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, जो औद्योगिक घराने के लोग हैं, उनको आप छूट देने का काम करो। और ये सरकार इसके अलावा कोई काम नहीं रही। ये सरकार एक ही काम कर रही है कि औद्योगिक घरानों का हित संरक्षण कैसे हो, औद्योगिक घरानों को सब्सिडी कैसे प्रदान की जाए, औद्योगिक घरानों को लाभ कैसे पहुंचाया जाए। और मुझे इस बात को भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार में भी देखें तो अधिकांश औद्योगिक घराने के लोग सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इसका परिणाम है कि आज देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, किसानों के हित की नीतियों की अनदेखी की जा रही है। और इसलिए माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस वित्त विधेयक का विरोध करता हूं। आपका धन्यवाद।